अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर 9 का शॉर्ट लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले यहाँ पे मैंने इनको सब ओवरव्यू दिया है। इसको पहले आप चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा ताकि ये सिर्फ रिवीजन है। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट लेक्चर है जिसमें सब चीज़ों को एक मरतबा हमने कवर किया है। अगर आपके पास ऐसी हैं दो ट्राइंगल्स, दो शेप्स हैं आपके पास, फिगर्स गिवन है जिनमें हमें अननोन फाइंड करना होता है। जब जैसे ये देखें यहाँ पे ये एक्स है, ये अननोन है और हमें इन फिगर्स में इन एक्स को अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि एक साइड आपने वो तो लेनी ही लेनी है कि जिसमें वो एक अननोन वाला। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपने लेनी है। इसके साथ अब आपके पास चॉइस होती है, या तो आप ये वाली दो साइड्स ले सकते हैं या आप ये वाली दो साइड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाली साइड और फिर ये वाली दो साइड ले लेते हैं। तो जो इसके साइड है वही इसके साइड आपने लेनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, अब ये वाली साइड देखें, पहले हमने x इसमें से चूज़ किया ना, तो अगेन जब हमने दूसरी तरफ फ्रैक्शन लिखना है तो अगेन हमने इसी में से ही पहले लिखना है। तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बन गया। अब आपने इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को x के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा, 8 को 3 के साथ करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये वाला जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ ले जाकर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हम अननोन की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद अगर आपके पास दो फिगर्स हैं और उन्होंने पूछा है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है, तो अगर आपको उनकी सिमिलैरिटी बतानी है तो आपने हर साइड को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, 6 को डिवाइड करें 3 के साथ तो आपके पास क्या आएगा, साथ तो हमारे पास आएगा 2/1, तो ये मतलब कि 2। इसी तरह से 10/5 को डिवाइड करें तो हमारे पास अगेन 2/1 आएगा, इट्स मीन के 2। और यहाँ पे देखें 8/4 को डिवाइड करें तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2/1, इट्स मीन के 2। तो अगर आपके पास हर साइड को डिवाइड करने से ये वाली वैल्यू सेम आ रही है तो इट्स मीन कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। और अगर ये सेम ना आती, मतलब कि ये 2 है, अगर ये 4 हो जाता और ये 6 हो जाता, तो इट्स मीन कि ये सब डिफरेंट हैं। तो अगर इनकी रेशियो सेम ना आती तो इट्स मीन कि ये फिगर्स सिमिलर नहीं है। और अगर इनकी रेशियो सेम आ गई है तो इट्स मीन कि आपने कहना है कि ये जो दो हैं ये आपके पास सिमिलर हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये कुछ फार्मूला है। अगर आपके पास एरिया और लेंथ की बात हो रही है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एरिया के लिए आपने स्क्वायर लगाना होता है, और जब आपके पास वैल्यू आ जाती है तो अगर मीटर या सेंटीमीटर यूनिट है तो उसके ऊपर स्क्वायर लाजमी लगाना है। ये वॉल्यूम के लिए नेक्स्ट है, वॉल्यूम के लिए ऊपर क्यूब होता है और इसी तरह से इनके यूनिट के ऊपर भी क्यूब लगता है। फिर नेक्स्ट आपके पास अगर हमें मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 360/n। ठीक है, ये आपका फार्मूला याद रखना है एक्सटीरियर एंगल के लिए। उसके बाद इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला ये है थीटा इक्वल्स टू n-2 टाइम्स 180/n। ये जो n है ये नंबर ऑफ साइड्स है कि उस पॉलीगॉन में आपके पास कितनी साइड्स होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर एक और है फार्मूला ये कि एक्सटीरियर एंगल प्लस एंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास सम हो जाता है इन दोनों का, कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे सम यूज़ हो रहा है, ये आपके पास 9.5 में ये क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास वहाँ पे सम का वर्ड यूज़ हो गया तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स होते हैं 1 टाइम्स 180। अगर वो अकेले हैं तो वो सिंपल 180 के होगा, लेकिन अगर उनका सम है तो वो n टाइम्स 180 हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है 9.6 का पार्ट 4। उसमें आप 9.6 में क्वेश्चन 4 उसमें आपके पास है एरिया ऑफ हेक्सागन। तो उसके लिए ये फार्मूला है 3√3/2 s टाइम s। और फिर एक है पेंटागन वाला 9.6 का क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होता है 1/2 पेरीमीटर टाइम्स a। उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजक्टर। इसमें हमारे पास क्या है, एक्सियम हमारे पास वो स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास ट्रू होती है, इसके लिए हमें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहें 3=4 है, 3=4 है तो 4=3 है, मतलब वो इक्वेशन जिसमें हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम मानते हैं कि वो ट्रू है। उसके बाद कंजक्टर वो वाली स्टेटमेंट होती है जिसमें हम उसको अज्यूम तो करते हैं कि ठीक है ये ट्रू होगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रूफ की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये वाला है कि हमारे पास इसमें से नेक्स्ट नंबर हमारे पास 20 बनता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत भी होती है। अब हमें यहाँ से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो होती है जो हमारे पास एक पूरी इक्वेशन वाली टाइप में कुछ बन रहा होता है। ठीक है, जिसमें हमें पूरा स्टेटमेंट पूरा सब कुछ समझ आ रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7। 19 एंड 12 का डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 है तो मतलब अगर हम लिखें 19 - 12 = 7 तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही बनती है। फिर ये वाली देखें तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये वाली भी है, लेकिन देखिए इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं है। इसमें ये है ए, ये है बी, अब हमें नहीं पता कि ए क्या है, हमें नहीं पता कि बी क्या है। तो जो ऐसे स्टेटमेंट है वो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होती।
फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वाली है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये प्रूफ है, ये भी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर हम यहाँ पे कोई भी दो वैल्यूज़ लेंगे तो ये वाली साइड आपके पास प्रूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला है, तो ये भी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो सकती है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, और उसके बाद ऐड करेंगे तो 4 + 2 6, तो ये हमारे पास ट्रू हो सकती है। उसके बाद अगेन है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ n and y स्मॉलर देन 5। अब देखें तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे वो किस x और किस y की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। फिर उन्होंने बोला है इज रियल दैन इट इज़ इधर ग्रेटर दैन 0 या लेस दैन 0 या इक्वल्स टू 0। तो ऐसा ही है ना, सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, या वो ग्रेटर दैन 0 होगा, या वो लेस दैन 0 होगा, या वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो इट्स मीन के ये ट्रू है, हमारे पास ये स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर ये वाले स्टेटमेंट कि अगर a इज़ ग्रेटर दैन b है, b इज़ ग्रेटर दैन c है, तो a और c जो है ये भी हमारे पास दोनों डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा इनका, ठीक है। अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो इट्स मीन के a वाला और c वाला दोनों आपस में छोटे हो जाएंगे, a फिर c से छोटा हो जाएगा, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे देखें तो अगेन हमें नहीं पता x और y क्या है, तो हम इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव नहीं कर सकते, तो ये नहीं है स्टेटमेंट। फिर ये वाली अगेन हमारे पास स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू 0 मीन्स के a प्लस b इक्वल्स टू 0 है। इज दिस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? इफ नो, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? तो a प्लस b इक्वल्स टू 0 ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि a क्या है, हमें नहीं पता कि b क्या है। तो हम इसको बना कैसे सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट? बाय असाइनिंग वैल्यूज टू a एंड b। a और b को कोई वैल्यू असाइन करें कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तब हम बता सकेंगे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तब हमारे पास ट्रू फॉल्स की कंडीशन आएगी, तो तब हमें पता चलेगा ये स्टेटमेंट है या नहीं। फिर नेक्स्ट में हमें प्रूव करना है बाय टेकिंग x इक्वल्स टू 2, 5 एंड 10। अब हमने ये वाला प्रूव करना है कि इसके लिए सबसे पहले हमने x की जगह पे 2 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने हर जगह पे 2 पुट कर लिया। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 5 14 आ गया इस तरफ। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 2 को पुट करना है, 4 + 4 + 6, यहाँ पे भी 14, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अगेन उसी तरह से आपने हर जगह पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 को पुट करना है, और फिर देखेंगे दोनों साइड इक्वल आती हैं कि नहीं, तो इसमें आ गई हैं। अगेन जो अगला वाला है उसमें हमें x करना है, तो वो भी प्रूव हो गया है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजक्टर। अब देखिए कंजक्टर हमने क्या बोला था कि जो ऐसा सीक्वेंस वाले होते हैं ना वो कंजक्टर होता है कि हमें पता तो है कि इससे अगला नंबर ये आता है, लेकिन उसको हमें प्रूव करने की भी ज़रूरत होती है, तो हमने इसको प्रूव भी किया है। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या सीक्वेंस है, 1 3 7 15 एंड 31। आप इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हर नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें 1 ऐड करते जा रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई 2 किया तो 1, 2 किया तो 2, 2 + 1 3 आ गया। अगेन 3 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 6, 6 + 1 7, 7 को मल्टीप्लाई 2 किया 14, 14 + 1 15। तो इट्स मीन कि अगला सीक्वेंस अगला नंबर हमारे पास 63 आता है। और ये हमें कैसे पता चला है, इसको हमने यहाँ पे प्रूव किया कि अगर हम 31 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम, हाउ मैनी ऑफ द एक्सियम आर पोस्टुलेट्स। अब हमारे पास पोस्टुलेट्स वो होते हैं जो मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बताना है कि एक्सियम यहाँ पे कितने हैं। अब ये देखिए अगर a = b है तो b = a होगा, 3 = 4 है तो 4 = 3 होगा। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास है 2 + 2 = 4, 2 और 2 में 4, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, ये भी एक सेम है। 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। अब ये देखिए तो ये पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट क्या होते हैं? जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, तो जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे वो हम कहेंगे कि ये पोस्टुलेट है। अब ये देखिए इसमें क्या है, इफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। अब ये हमारे पास ना तो एक्सियम है ना पोस्टुलेट है, क्योंकि एक्सियम जो है वही पोस्टुलेट जो है ना वो एक्सियम की ही टाइप है। तो अब हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, इसको प्रूव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता। ये मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट नहीं है, इसको प्रूव हमें करना है। तो प्रूव करना है तो इट्स मीन के एक्सियम नहीं है, जब एक्सियम नहीं है तो इट्स मीन के पोस्टुलेट भी नहीं है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव -2 और -4 अगर हम करें तो वो किट होगा, एक्सियम है। उसके बाद देखिए ये राइट एंगल वाला है तो ये पोस्टुलेट है। फिर होल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये वाला भी एक्सियम है। अगर देखिए 4 है तो अगर हमारे पास होल नंबर है तो ये वाला, अब इसके पार्ट्स हो गए ना, 4 में से सिर्फ एक है और यहाँ पे पूरा का पूरा 4 है और यहाँ पे 4 में से सिर्फ एक हिस्सा है। तो ये देखिए ये वाला हमारे पास जो होल है ये हमेशा ग्रेटर ही होता है। फिर अगेन ये वाला अगर हमने इस तरफ कुछ ऐड किया है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को ऐड करें तो भी हमारे पास ग्रेटर ही रहेगा। ये वाला भी हमारे पास एक्सियम है। उसके बाद अगला वाला देखें तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट से रिलेटेड है, तो ये पोस्टुलेट है। और कंजक्टिव क्या होते हैं? लगातार आने वाले इवन नंबर्स। तो क्या है 2, 4 और 6 है लगातार आने वाले। अगर हम इन सबको ऐड करें तो
क्या होता है +2 12, तो वो भी इवन ही आता है। तो इसमें इनके ये भी एक एक्सप्लेन आता है स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आपने वो सारा कुछ लिखना है, उसके बाद आपने बताना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, फिर आपने बताना है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप तरह से प्रूफ करेंगे, आपने उनको वो बताना है। उसके बाद फिर आप प्रूफ लिखना शुरू करेंगे और आपने उनको साथ में रीज़न भी देने हैं। फिर वो जो सारे स्टेप्स हैं ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में होने चाहिए, और उसके बाद फिर आपने चेक आर द पॉइंट्स ऑफ द प्रॉब्लम, और उसके बाद हमने फिर कंक्लूजन उनको बता देना होता है। नेक्स्ट भी ये देखें 9.2 में हमारे पास पहले है, हमने इनको बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो हम इनके एंगल्स को देख लेते हैं। देखें ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला 90 है और ये भी 90 है। अब देखेंगे सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल क्या होता है 180। इट्स मीन कि इसका ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, जो बच गया वो कितना है 60 है। यहाँ का भी जो बच गया वो कितना है 30 है, क्योंकि सम ऑफ एंगल हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो देखिए 90 30 60, 90 30 60, तो दोनों के सेम एंगल है, इट्स मीन कि ये सिमिलर है। यहाँ पे देखें तो इस तरह वालों को हम किस तरह से सॉल्व कर साइड की रेशियो फाइंड कर लेनी होती है। आप इनको कोई भी नाम दे दें, इसको A B C कह दें, इसको आप D E और F कह दें, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है, अपने बारी बारी इसकी एक साइड को इसके साथ डिवाइड करना है। तो 2 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो क्या आ गया 0.6। पहले हमने इसी को चूज़ किया ना, अब हमने हर बार इसी का ही इसके साथ डिवाइड करना है। फिर 2 को इस साइड के इससे डिवाइड करें और फिर जो बच गया उसको भी डिवाइड करें। तो देखिए आपके पास तीनों रेशियो सेम आ गई है, 0.6 0.6 0.6। तो इट्स मीन कि ये सिमिलर है। फिर कुछ ऐसी होंगी जो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि ये सिमिलर नहीं है। ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है, तो ये सिमिलर नहीं है। फिर ये वाला देखें तो अब हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हम रेशियो ही चेक करेंगे। इनके एंगल्स तो सेम आ रहे हैं लेकिन इसमें भी हम रेशियो ही फाइंड करेंगे। पहले आप यहाँ पे डिवाइड कर लें, जो आपके पास ये 6 है उसको डिवाइड करें 4 के साथ, मतलब इस वाली को डिवाइड करें 4 के साथ, तो क्या आया 1.5। फिर 4.5 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो क्या आया 1.5। देखें तो ये हमारे पास दोनों सेम है, इट्स मीन कि ये जो दोनों फिगर्स हैं ये भी सेम है। अगर फोर्थ वाले में देखें तो अगेन अगर आप इसके रेशियो चेक करेंगे, इनके एंगल्स चेक करेंगे, तो वो हमारे पास सेम नहीं आएंगे और ये आपको देखने से भी थोड़ी सी डिफरेंट ही लग रही है। ये वाली थोड़ी सी यहाँ से टिल्ट है और ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये हमारे सिमिलर नहीं आएगी। उसके बाद ये जो अगली वाली है इसमें भी हम इसको डिवाइड करेंगे, एक बार 12 को डिवाइड कर लें 6 के साथ, एक बार 16 को डिवाइड करें 8 के साथ, दोनों के हमारे पास जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। तो इट्स मीन कि ये सिमिलर है। बिल्कुल इसी तरह से ये वाले जो नेक्स्ट है ये भी हमारे पास सिमिलर है, इसमें एंगल भी सिमिलर है और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास 0.61 आएगा, तो ये भी हमारे पास दोनों सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट है 9.2, इसमें हमें अननोन वैल्यूज बतानी है, ठीक है। इन फिगर्स में जो अननोन वैल्यूज है हमें वो बतानी है। इसके लिए आपने क्या करना होता है कि हमने दो साइड चूज करनी है, एक वो वाले साइड चूज करें जहाँ पे अननोन है कोई एक, और एक वो वाले साइड चूज करें जहाँ पे दोनों नॉन है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, y के लिए हमने क्या किया कि एक वो वाली साइड तो हमें लेनी ही लेनी है ना जिसमें y मौजूद है। तो इट्स मीन कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने ट्राइंगल के सिमिलर साइड से लेनी होती है और फिर नीचे वाली भी लेनी है। यहाँ पे हमने क्या किया, BC को डिवाइड कर दिया EF के साथ, मतलब नीचे वाले को नीचे वाले के साथ और साइड वाले को साइड वाले के साथ डिवाइड कर लिया। तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब देखें तो पहले हमने BC इसका लिया है ना, तो 8 को 4 से डिवाइड किया है, इट्स मीन अगेन y को ही 3 से डिवाइड किया है, अगेन 3 से y को नहीं डिवाइड करना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, 8 3 24 और यहाँ पे आ जाएगा 4y। अब हमें यहाँ पे सिर्फ y चाहिए तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड कर लें। फिर अब हमें x फाइंड करना है तो उसके लिए भी ऐसे करेंगे, एक x वाली साइड तो लेनी ही लेनी है ना। अब आपको y भी तो पता चल चुका है ना, y 6 है, तब आपकी मर्जी है, बेशक अब आप ये वाली साइड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अगेन यही वाली यूज़ किया। तब क्या हुआ, 8 को डिवाइड किया 4 के साथ और x को डिवाइड किया 5 के साथ। अगर आप करें 5/x इक्वल्स टू 4/8 तब भी सेम ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3/4 x इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो तब भी आपके पास सेम ही आता है। उसके बाद इस वाले में हमने क्या किया कि आपके पास ये वाली साइड्स तो गिवन है लेकिन एंगल नहीं गिवन, तो इसमें हमने क्या किया कि हमने इनकी यहाँ पे पहले साइड्स को चेक कर लिया। 5 डिवाइडेड बाय 10 करें तो 1/2 आता है, 3 डिवाइडेड बाय 6 करें तो भी 1/2 आता है। इट्स मीन कि ये दोनों ट्राइंगल सेम, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तो इट्स मीन कि ये दोनों ट्राइंगल भी सेम है। जब दोनों ट्राइंगल सेम है तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी सेम है, तो ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। फिर जो से अगला वाला है उसमें भी हमने इसी तरह का कुछ करना है। देखिए देखें आपके पास यहाँ पे सिर्फ x अननोन है, तो अगेन आप यहाँ से ये वाली साइड और ये वाली साइड को आपस में डिवाइड कर लें, कोई सी भी साइड ले सकते हैं। 5 को मैंने डिवाइड किया x के साथ और 2 को मैंने डिवाइड किया 3 के साथ, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x इक्वल्स टू 15 और उसके बाद 15 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो x हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अगेन अगली वाली भी इसी तरह से ही हमने करनी है। उसमें आप पहले से कोई सी दो साइड ले लें, तो पहले आप
देख लें कि हमने क्या फाइंड करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक्स के लिए की है, ठीक है। तो एक्स करना है ना, तो ये वाली साइड्स तो आपको लेनी ही लेनी है, और फिर एक वो लें जहाँ पे दोनों हैं, तो वो ये वाली 2 आ जाएंगी। तो क्या किया, 3 डिवाइडेड बाई 6 एक्स डिवाइडेड बाई 4, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल फाइंड कर लिया। जी के लिए आपने ये वाली साइड तो लेनी ही लेनी है ना। उसके बाद अब आप ये वाली भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्स हमें पता चल गया है। तो इसके लिए मैंने ये वाली यूज़ की है, 2 को डिवाइड किया है 4 के साथ और y को डिवाइड किया है z के साथ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो z आ जाएगा। अब हमारे पास अगेन और सब साइड्स आ गई हैं, सिर्फ एक y वाली नहीं आई, तो y वाली तो हमें यहाँ पे लेनी ही पड़ेगी। उसके साथ आप कोई और भी ले लें। तो उसके साथ मैंने ये 3 और 6 लिया हुआ है। 3 डिवाइडेड बाई 6 1.8 डिवाइडेड बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y आ जाएगा। बस अब ये वाली है, तो ये वाली एक अलग ट्राइंगल है, ये वाली एक अलग है। तो आप इनको पहले बेशक खुद के पास अलग अलग इस तरह से बना लें, ठीक है। यहाँ से ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। अगेन आप यहाँ से दो साइड्स ए को, यहाँ से आप 18 को डिवाइड करें 12 के साथ, ए को डिवाइड करें ए के साथ, हमारे पास दो इक्वेशन दो फ्रैक्शंस आ जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया फाइनल 12। उसके बाद थर्ड में उन्होंने आपको बोला कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, उन्होंने आपको ये रेशो बता दिया कि इनकी रेशो 2 2 2 है, मतलब हम सब साइड्स को डिवाइड करें तो वो 2 2 2 ही आ रही है। अब उन्होंने आपको ये कुछ साइड्स बता दी और फिर उन्होंने बोला कि डी ई एफ वाली पूरे की साइड बताएं। तो अब ये देखें रेशो 2 में आ रही है ना, तो इसलिए मीन्स कि अब हमने क्या करना है कि अगर हम ए बी को डिवाइड कर रहे हैं डी ई के साथ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए। ये उन्होंने हमें खुद बताया। इसलिए अब आप यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करते जाएं। ए बी क्या है 6 6 बाई एक्स इक्वल्स टू 2, ये वाला है 8 8 बाई जी और ये वाला क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 बाई वाई। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आपकी वैल्यूज आती जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, फाइंड द हाइट ऑफ पोल नियर बाय हैविंग द शेडो ऑफ 12 मीटर। आप देखें तो हमें यहाँ से इसमें हाइट बतानी है, जबकि इसका शेडो कितना है 12 है, और ये यहाँ पे हमारे पास 3 और ये वाला हमारे पास 2 है। तो मीन्स कि हमें क्या बताना है, ये वाली साइड बतानी है। तो अगेन आप इन दो को आपस में डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाई 12 और 3 डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स आ जाएगा। हमारे पास 18 आ गया, मीन कि हमारे पास पोल की हाइट 18 है वाला है। इसमें आपके पास इस तरह से फिगर गिवन है और इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ लार्जर रोप। ये वाली जो हाइट है ना, हमें ये वाली फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब देखें ये वाली भी साइड्स गिवन है और ये वाली हमें फाइंड करनी है। तो अगेन आप पहले इनको कोई भी नाम दे दें। तो अगेन कोई सी भी दो साइड्स को डिवाइड कर लें। मैंने 6 को डिवाइड किया है 4 के साथ और जी को डिवाइड किया है 10 के साथ, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जी आ गया 15। ऐसे इस तरह से हमारे पास फिगर बनेगी कि जो ओ ए है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे लेंस है और यहाँ पे जो इसकी इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी इस तरह से। हमें ये फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस, ठीक है। हमें ये वाला फाइंड करना है। ये दोनों सेपरेट बेशक बना लें। एक ट्राइंगल पहले ये बना लें, ये क्या है ए, ये है ओ, ए और एम, ठीक है। अब ये वाले जो है ना, इसको भी आप इसी शेप में ऊपर लेके आए, ठीक है। तो अब ये देखें ये वाला जो कॉर्नर है ये वाला एम के साथ है, एम के बिल्कुल सीध में क्या है आई, तो इट्स मीन के हमारे पास ये वाला आई है और ये वाला हमारे पास जो ऊपर है ये भी है। अब आप यहाँ पे इनको देखें कि यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स है, ये वाला 10 है। फिर एम आई हमारे पास क्या है वाई, तो यहाँ पे नीचे वाई है, और बी आई हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये वाला 2x और ये हमें नहीं पता। क्या किया, 10 को डिवाइड किया वाई ये वाली साइड को इस वाली साइड के साथ, ये वाली साइड को इस वाली साइड के साथ। 10 बाई वाई इक्वल्स 2x बाई 2y, इस तरह से आ गया। अब आप सिंपल देखें x और x कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y आ गया हमारे पास 20। अगेन फिर ये वाला है, इसमें भी आपके पास एक ट्राइंगल यहाँ पे है, एक ट्राइंगल यहाँ पे है। इसमें भी मैंने ये वाला जो था छोटा वाला, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया ए बी सी वाला, तो वो ए बी सी इस तरह से बन गया। फिर ये वाला जो था इसको भी मैंने, ये डी ई और सी था तो डी ई सी ये था। इनमें से आप देख लें ये टावर है, ये वाला यहाँ पे 100 है, ये वाला 5 और ये वाला 0.5 है। हमें ये हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली साइड को इस वाली साइड के साथ डिवाइड करें, इस वाली साइड को इस वाली साइड के साथ डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ से टी क्या आ जाएगा 10। जब आपके पास इस तरह वाली क्वेश्चन आ गए हैं जहाँ पे एक ही में दो है, तो पहले आप उनको उसी तरह से सेपरेट करें। ये वाली ट्राइंगल यहाँ पे सेपरेट, एक ये छोटी ट्राइंगल है और एक ये पूरी ट्राइंगल है। छोटी ट्राइंगल क्या है, एक्स यू वी, एक्स यू वी, एक्स यू क्या है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये वाला हमें नहीं पता। फिर ये वाला पूरा देखें ये क्या है एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। अब यहाँ पे इसकी भी साइड लिखें, ये क्या है ए और 2। अभी देखें ये पूरा है ना, तो इट्स मीन के a+2 है ये वाली साइड। ये वाली साइड क्या है 6+4, इट्स मीन के 10 है ये वाली साइड। अब हमें क्या फाइंड करना है ए, तो अगेन हम उसी तरह से करेंगे, एक बार इस वाली साइड को इसके साथ डिवाइड करें, फिर इस वाली साइड को इसके साथ डिवाइड करें तो a=3। ये ट्राइंगल दो हैं, छोटी वाली को यहाँ पे अलग करें और ये वाले जो पूरी बड़ी ट्राइंगल है इसको अलग कर लें। फिर इनकी वैल्यूज लिखें, ये वाली साइड 12 है, ये पूरी हमारे पास 6+9 है और ये वाली हमारे पास पूरी 3+5 है। छोटी वाली ट्राइंगल जो है वो भी यहाँ पे लिखें और फिर देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, हमें एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है। तो एक बार आप ये वाली साइड
और ये वाली साइड लें। यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, x आ गया 7.2। उसके बाद हमें y फाइंड करना है। तो अब देखें ये वाली तो लेनी ही लेनी है ना। उसके बाद अब आपकी मर्जी है, बेशक ये वाली साइड्स ले लें या x वाला भी x भी आ गया तो बेशक ये वाली साइड ले लें। फिर यहाँ से जब मैंने जो किया वो 15 और 9 लिया है, मल्टीप्लाई किया तो y हमारे पास आ गया y4.5। इसमें हमें एंगल C फाइंड करना है और एंगल E फाइंड करना है, ठीक है। इसमें हमें ये वाले दो एंगल फाइंड करने हैं, एंगल C और एंगल E। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि पहले आप ये छोटी वाली ट्राइंगल को सेपरेट करें, बड़ी वाली ट्राइंगल को सेपरेट करें। अब देखें तो हमारे पास ये वाला 40 है, इस छोटी वाली ट्राइंगल में भी ये एंगल 40 है और यहाँ पे राइट एंगल है। बड़ी वाली ट्राइंगल में भी 40 और ये वाला राइट एंगल है। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। अब देखें तो ये 90 और 40, 90 और 40, तो सम ऑफ एंगल एंड ट्राइंगल क्या होता है 180 होता है। तो इट्स मीन कि हमारे पास अगर इट्स मीन के फिर ये वाला क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप x से लेट कर लें, x + 90 + 40 = 180 होना चाहिए सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें, 130 आ जाएगा, उसको वहाँ ले जाके माइनस करें तो x हमारे पास आ जाएगा 50। इट्स मीन कि ये वाला भी 50 और ये वाला भी 50 है। और फिर जब ये देखें एंगल भी सब सेम आ गए हैं तो इसमें ये कॉरेस्पॉन्डिंग है दोनों। ये देखें इसमें भी आप ये वाली जो छोटी है इसको अलग करें और ये वाले जो बड़ी है इसको अलग करें। फिर आप ये देखें कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें y भी फाइंड करना है, हमें x भी फाइंड करना है। ये वाली जो साइड ये वाली हमारे पास y है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक बार आपको ये x लेना पड़ेगा और एक बार ये नीचे वाले ले लें। तो मैंने क्या किया 2 / 7 x / 6 + x, ठीक है। एक बार इसको इसके साथ और इसको इसके साथ डिवाइड कर लिया। इस तरह से इक्वेशन आगे मेरे पास यहाँ पे x के लिए वहाँ से x आ गया मेरे पास फाइनल 2.4। इसी तरह से y के लिए भी ये वाली और ये वाली साइड लें और जो गिवन है वो वाली साइड ले लें। हमारे पास आ गया ये वाला। अगेन सी पार्ट में भी जो दोनों हैं इनको पहले सेपरेट करें, फिर देखें कि कौन कौन सी साइड किस किस के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है। वहाँ से जो गिवन है वो वाले अब देखें जैसे ये वाला इसको डिवाइड यहाँ पे 12 + a को डिवाइड किया a के साथ और इस 35 को डिवाइड किया 20 के साथ। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करेंगे सारी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली है, उन्होंने बोला है कि जो ट्राइंगल XYZ है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये वाली पैरेलल है। अब हमें यहाँ से A और B बताना है। अब ये देखिए उन्होंने खुद बताया इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है उसके साथ एंगल जो है वो हमेशा 60 के होते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सब एंगल 60 के होते हैं। इट्स मीन ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो A और B हमारे पास दोनों क्या आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। और ये देखें 60 < 90 है ना, तो ये कौन सा हो जाएगी एक्यूट ट्राइंगल हो जाएगी। एक्यूट क्या होती है < 90 वाली होती है। उसके बाद फिर ये वाली देखें तो इसमें भी उसी तरह से है। पहले ये वाले जो दो ट्राइंगल है इनको सेपरेट करें, ये वाले जो पूरी है इसको अलग करें और ये वाली जो छोटी है इसको यहाँ पे करें। अब देखें तो अगेन ये उसी तरह से हो जाएगा कि एक बार 12 / x = 30 / 25 करेंगे तो x क्या आ गया 10 आ गया। 9.3 में हमारे पास है कि हमारे पास ये शेप्स सिमिलर है, हमें अननोन एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें तो ये हमारे पास क्या है एरिया और लेंथ, ये एक साइड की लेंथ हमें गिवन है और हमारे पास एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट करते जाते हैं। A1 नहीं गिवन तो एज इट इज़ आ गया A2 36 है, इसकी जगह पे पुट करें। L1 अब देखें A1 ये था ना, तो इट्स मीन कि L1 भी यही वाला होगा और ये वाला L2 होगा। अब क्या हो गया यहाँ पे लिखा 4 5 6, यहाँ पे स्केयर लेकिन इनको सिंप्लीफाई किया तो A1 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से जो अब आपके पास फार्मूला आपने याद रखना है, A1 है 162, A2 हमें फाइंड करना है तो A2 एज इट इज़ आ गया। L1 ये वाला है और L2 ये वाला है। यहाँ पे देखें जो ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। अगेन आपने वैल्यूज़ को सबको पुट करते जाना है और लास्ट वाला भी बिल्कुल इसी तरह से सेम है। इसमें भी हमें A1 फाइंड करना था तो वो वाला एज इट इज़ आ गया और सब में वैल्यूज़ को पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर वाला आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से ये वाला देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे ये रेडियस में आ गया। तो रेडियस को भी हमने इन फॉर्म ऑफ लेंथ ही होती है ना रेडियस भी, तो हमने इसको उसी तरह से लेंथ ही कंसीडर करके वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट उन्होंने इसी तरह से बोला कि अब हमें x बताएं, मतलब अब हमारे पास पहले आपको एरिया फाइंड करते थे, अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। फार्मूला सेम ही है क्योंकि एरिया और लेंथ ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस फार्मूला में अब आपके पास देखें तो A1 क्या है 12, तो A1 12 आ गया। A2 है 108 तो ये आ गया 108। L1 हमारे पास क्या है 2, L2 हमें नहीं पता जो कि x हमने लिख दिया। अगेन इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो ये इस तरह से आ गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर चाहिए तो 0.111 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड किया तो 36 है। अब देखें तो ये इसके ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए। तो आपने दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करना है, अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो x = 6 आ जाएगा। तो लेंथ जब भी फाइंड करनी है इस फार्मूला से तो स्क्वायर लास्ट में अंडर रूट लास्ट में लेना है।
उसके बाद सेकंड फिगर भी उसी तरह से है, जो गिवन है वो इस फार्मूला में पुट करते जाए। हमें L1 यहाँ वाली लेंथ फाइंड करनी थी, L1 उसकी जगह पे x को पुट करें, लास्ट में अंडर रूट लेना, यहाँ पे नहीं भूलना, तो x आ जाएगा 5। फिर इसी तरह से ये वाला अगला वाला है, इसमें भी देखें तो हमारे पास एरिया दोनों में गिवन है और लेंथ इस L1 हमें नहीं पता, तो L1 x ही आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपने एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंडर रूट जब अप्लाई किया तो x आ गया 30 सेंटीमीटर। अगेन आपके पास अब ये इस तरह से गिवन है कि रेडियाई ऑफ टू स्फेयर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, हमें उनका रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करना है। अब देखिए हमें रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करना मीन्स कि हमें ये A1/A2 ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आपके पास ये दो गिवन है 6 और 8, तो इस L1 की जगह पे 6 लगाएं, L2 की जगह पे 8 लगाएं, दोनों को स्क्वायर फाइंड करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9/12 हमने रेशियो में लिखना है, तो आप फिर डिवाइड को ख़त्म करके रेशियो लगा दें। अब है एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर इफ़ द एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर इज़ 360, ये उसी के ही पार्ट है ना। तो अब उन्होंने क्या बोला कि लार्जर स्फेयर का हमें एरिया फाइंड करना है अगर स्मॉलर वाले का 360 है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा लार्जर एरिया कौन सा और यहाँ से स्मॉलर वाले के लिए हमने कौन से फाइंड करनी है। तो जिसकी रेडियाई यहाँ पे छोटा है इट्स मीन के वो छोटा है, और जिसका रेडियाई ज़्यादा है इट्स मीन के वो हमारे पास लार्जर वाला है। तो इस स्मॉल वाले का हमें गिवन है, इट्स मीन कि आपके पास A1 और ये आप इसको L1, इसको आप L1 कह दें और ये वाला आपके पास A1 हो जाएगा, और ये वाला जो ये दूसरा है ये L2 है, तो इट्स मीन कि ये जो लार्जर वाला है ये A2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करें, A1 हमारे पास ये स्मॉलर वाला है 360 और A2 हमें नहीं पता, फिर ये वाला 6 है और ये वाला 8 है, अगेन उस तरह से हम फाइंड करेंगे तो A2 हमारे पास ये आ गया। अब स्मॉलर वाला हमें एरिया फाइंड करना है जबकि लार्जर वाला हमारे पास इतना है, तो स्मॉलर वाला कौन सा था जिसकी लेंथ 6 थी, ठीक है, जिसकी लेंथ 6 है वो वाला हमें फाइंड करना है। तो लेंथ L1 ही है ना, तो हमें A1 फाइंड करना है और दो आपके पास ये गिवन है, उसी तरह से सिंप्लीफाई करें 900 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑफ एरिया ऑफ टू रेगुलर पेंटागन, ये है फाइंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ पेंटागन। उसके बाद हमें उनकी लेंथ फाइंड करनी है, अगर फर्स्ट वाले की इतनी है तो बताएं, अगर सेकंड वाले की बताएं अगर फर्स्ट वाले की इतनी है। तो उसके लिए आपने पहले उसी तरह से फार्मूला लिखा, ये आपके पास रेशियो ऑफ एरिया है, ठीक है, 16:25 है, तो हमने इसको इसी तरह से लिखा 16:25। यहाँ पे देखें तो अब हमने 16 अब हमें ना यहाँ पे इनकी रेशियो हमें क्या बतानी है, रेशियो ऑफ साइड बतानी है, मीन्स कि ये वाले जो लेंथ है ना इनकी साइड बतानी है, रेशियो बतानी है। क्लियर है, तो हमने इसको खत्म करना होगा, इसलिए आपने दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करना है। अंडर रूट अप्लाई करना है तो ये वाला कैंसिल होकर इस तरह से हो जाएगा, इन दोनों पे रूट अप्लाई होकर 4/5 हो जाएगा। अब हम आप इसको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, L1 रेशियो L2 क्या हो जाएगा 4/5, इट्स मीन के L1 4 है और L2 5 है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन, अगर पहले वाले की 8 है, ठीक है, पहले वाले की 8 है तो दूसरे की बताएं, इट्स मीन के L1 8 है तो दूसरे वाले की हमने बतानी है, और एरिया वही है जो उन्होंने हमें यहाँ पे पहले दिए हुए हैं। फिर अप्लाई कर लें, 8 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64, L स्क्वायर हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लास्ट में आपने रूट लेना नहीं भूलना, तो L2 आ जाएगा। और ये हमारे पास इसमें भी उसी तरह से आपके पास रेशियो की बना है एरिया की, इट्स मीन के जो A1 है वो 25 है और जो A2 है वो हमारे पास 36 है, मतलब जो XAB वाले का है वो हमारे पास एरिया है 25 और XYZ वाले का है 36, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास गिवन था, तो हमने इसको पहले सेपरेट कर लेना है इस ट्राइंगल को। अब उन्होंने क्या बोला है, XB/XZ फाइंड करना है, XB/XZ फाइंड करना है, मतलब हमें ये फाइंड करनी है, ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो इट्स मीन कि ये क्या आ रही है, ये हमारे पास लेंथ आ रही है। अगेन हम क्या करेंगे, एरिया और लेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास जो गिवन है वो उसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखें तो हमारे पास ये वाले जो दोनों ट्राइंगल है ये हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर ये वाला हमारे पास 5/6 आया तो जो दूसरी साइड है वो भी 5/6 आएगी, जो ये वाली साइड है ये भी 5/6 ही आएगी। तो ये वाला है, इसमें हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ 10 मीटर वॉल इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास L2 है। इफ़ द एरिया ऑफ वॉल शोन ऑन, अब देखें शोन ये वाली थी ना L2 वाली, तो इट्स मीन कि ये वाला एरिया किसका है, L2 का है। अब हमें किसकी फाइंड करनी है, L1 की फाइंड करनी है। तो देखें ये वाला L1 और A1 वालों को मीटर में ही रहने दें, L2 और A2 को सेंटीमीटर में ही रहने दें। अब यहाँ पे इनकी जगह सिंपल इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, A1 हमें फाइंड करना है, एज इट इज़ आ जाएगा, A2 1400 है, L1 है 10, L2 है 5, इसी तरह से स्केल लेंगे, यहाँ पे आप 600 मीटर, ये वाला मीटर में आएगा। मीटर आपके पास ये है, क्यूबॉइड, 2 क्यूबॉइड आर सिमिलर हाइट, हाइट ऑफ स्मॉलर इज़ 1/3 ऑफ द लार्जर, ठीक, स्मॉलर है हाइट उसकी 1/3 ऑफ लार्जर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जर टू द दैट ऑफ स्मॉलर वन। उन्होंने क्या बोला, जो स्मॉलर है, स्मॉलर इज 1/3 ऑफ
बिगर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी रेशियो फाइंड करनी है, तो पहले आप उसी तरह से फार्मूला लगाएंगे और एरिया हमें फाइंड करना है ना, तो ये उसी तरह से आ जाएगा। तो अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है 1/3 है, तो आपने यहाँ पे फिर 1/3 ही इनकी लेंथ को लगाना है। ठीक है, जो बिगर वाला है वो 3 है और जो स्मॉलर है वो उसका 1/3 है, तो ये रेशियो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। स्क्वायर लें तो 1/9 आ जाएगा। तो अब ये देखें तो ये वाला जो हमारे पास ये वाला, उसके बाद आपने इसको फ्लिप लाजमी करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो उन्होंने हमें रेशियो स्मॉलर से बिगर की बताई हुई थी, तो स्मॉलर से बिगर के लिए हमने ऐसा लिखा, लेकिन अब उन्होंने हमें लार्जर वाले का बोला है, लार्जर टू स्मॉलर। तो ये वाला जो है ये वाला लार्जर है, ये वाला स्मॉलर है, हमने रेशियो इस तरह से लिखनी है लार्जर टू स्मॉलर। तो ये वाला लार्जर है ना, इट्स मीन कि हमने इसको लिखना है 9:1। उसके बाद फिर उन्होंने बोला है सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर इज 350। तो जो स्मॉलर ऊपर वाला स्मॉलर था ना, जो यहाँ वाला ये वाला स्मॉलर है, तो ये वाला 350 आ गया। ये वाला हमें फाइंड करना है और यहाँ पे 1/9 ही आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया। अगेन ये दो फिगर्स हैं, इन दोनों को आपने सेपरेट करना है और फिर देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी साइड इसमें से आ सकती है। उन्होंने क्या बोला कि एरिया हमें फाइंड करना है ABC डिवाइडेड बाई ADE का, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के एरिया फाइंड करने हैं। और देखिए हमारे पास लेंथ कौन सी गिवन है, ये वाली 8 और 13 गिवन है, तो आपने यहाँ पे सिंपल 8 और 13 का स्क्वायर फाइंड किया, तो ये वाली लेंथ आ गई। अब उन्होंने यहाँ पे आपको किसी एक का एरिया बता दिया, दूसरी वाली का बता दिया, पहले का बताना है आपको, तो अगेन वही वाली वैल्यूज को पुट करते हुए A1 फाइंड कर लिया। उसके बाद अब है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC, वो देखें कहाँ है BDEC। इसके लिए हमने क्या करना है कि हमें सिर्फ इतना एरिया उनको बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे का फाइंड करेंगे, छोटी ट्राइंगल का, फिर बड़ी ट्राइंगल का फाइंड करेंगे, और बड़ी में से फिर इस छोटी को माइनस, मतलब पूरी ट्राइंगल में से ना ये पूरी हमारे पास आ जाएगी, पूरी में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो पीछे ये वाला एरिया बच जाएगा ना। या पूरी जो ट्राइंगल है उसका एरिया आपके पास क्या है 507, तो इस पूरे में से छोटे का एरिया माइनस कर लें। अगर बड़े का एरिया 507 है तो छोटे का क्या आया था 192, तो इन दोनों को माइनस किया तो पीछे आया 315। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है 315 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके टाइप क्या है ट्राइपीजियम। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 9.4 में अगेन हमें बताना है कि ये वाले सॉलिड सिमिलर है या नहीं है, तो अगेन आपको वही यूज़ करना है। 3 को डिवाइड करें 6 के साथ, 5 को डिवाइड करें 10 के साथ। अगर इन दोनों की रेशियो आपके पास सेम आ जाएगी तो इसमें इनके दोनों सेम है। अगेन यहाँ भी उसी तरह से आपने यहाँ पे इनको डिवाइड करना है, 24 को डिवाइड कर लें 14 के साथ, 12 को डिवाइड कर लें 8 के साथ, तो भी हमारे पास ये सेम नहीं आएगा, तो हमारे पास ये सिमिलर नहीं है। यहाँ पे भी आपने अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि कौन सी साइड आप ले चुके हैं और कौन सी वाली अभी आपने फाइंड करनी है। आप पहले इनको कोई भी नाम दे दें, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, ये वाली जो 5 है इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1/2, नीचे वाली साइड हो गई। अब इस साइड वालों को कर लें, 6 को डिवाइड किया 12 के साथ तो भी आ गया 1/2। फिर ये वाली साइड कर लें, 6.5 को डिवाइड किया 13 के साथ तो अगेन आ गया 1/2। तीनों साइड हमारे पास सेम है, तो इट्स मीन की रेशियो उनकी सेम है, तो ये सिमिलर है। में आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि किस साइड को किसके साथ डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाला 9 है ना, और यहाँ पे वही वाली चीज़ यहाँ पे 20 है, तो 9 को डिवाइड करना है 20 के साथ, 12 को डिवाइड करना है 21 के साथ, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये वाला आपके पास एरो 12 पे है, 12 को डिवाइड करना है 21 के साथ और 15 को डिवाइड करना है 29 के साथ। तो हमारे पास ये तीनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इट्स मीन के सिमिलर नहीं है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है अननोन की। इसमें जो आपके पास डी है वो आपके पास 100 है, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का 25 और यहाँ का 5 है। अगेन उसी तरह से करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करें, इसको इसके साथ डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो D20। उसके बाद आप उसी फिगर का हमें वॉल्यूम B फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसमें इनका क्यूब होता है और जो एरिया का फार्मूला है उसमें इसका स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो लेंथ आई थी ना, वो वाली जो L1 जो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था उसकी साइड पे यहाँ पे 25 था, और जो ये वाला सिलेंडर था उसकी साइड पे यहाँ पे 5 था, तो उसमें इनकी L2 हमारे पास 5 है और L1 हमारे पास 25 है। वो वाली वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पे। आप इनकी कटिंग कर लें, बेशक कटिंग नहीं करनी तो बेशक क्यूब अप्लाई कर लें। 5 का क्यूब अप्लाई किया तो 125 आ गया, तो इसमें इनके रेशो क्या है 1:125:1। अगर उन्होंने रेशो बोला ना तो लास्ट में आपको इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे देखें पहले अननोन फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, ये वाली साइड को ये वाली साइड से डिवाइड किया, सी को डिवाइड किया 13 के साथ, तो मेरे पास आ गया सी। फिर हमें एच फाइंड करना है, तो अगेन एच वाले को हमने अगेन अब आप देख लें 7.5 को डिवाइड किया 5 के साथ और एच वाले को डिवाइड किया 6 के साथ। यहाँ से हमारे पास एच आ गया। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, यहाँ से बी भी फाइंड करना है, और बी हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे हमारे पास बी है। अब हमें यहाँ से ये भी फाइंड करना है,
तो अब देखें ये वाले साइड पे फिर हमारे पास इधर भी तो होता था, अब जैसे यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 6 था, लेकिन यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी कुछ है ही नहीं, मतलब हमारे पास इसमें भी यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब अब हमारे पास यहाँ पे 2 अननोन है, सेम ही साइड के 2 अननोन है। तो फिर हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको सिर्फ इसी ट्राइंगल से ही सॉल्व करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। ये वाला ABC इसको बना लें, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। अब हमारे पास क्या होती है कि जहाँ से लाइन ऊपर जाता है ये बेस होती है, तो इस मीन कि ये वाली हमने बेस को फाइंड करना है। ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर है, ये वाला आपके पास हाइपोटेनस है। इससे पहले आपने यहाँ पे फार्मूला लिखा, आप देखें हमारे पास क्या क्या हमें पता है। परपेंडिकुलर हमें पता ना 7.5, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ गया 7.5। आप ये देखें ये वाला HK से पता चलेगा वो C है, और ये देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल है तो वो वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम है। अगर वो C मतलब कि अगर ये वाला हमारे पास 19.5 है तो इट्स मीन कि ये भी 19.5 है, तो इट्स मीन कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 19.5। इसका स्क्वायर फाइंड करें, इसका स्क्वायर फाइंड करें, हमें खाली B स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये वाला वहाँ पे जाके माइनस करेंगे, उसके बाद अंडर रूट लेंगे, तभी हमारे पास 18 आ गया। तो लिया वो मैंने ये वाली 2 साइड लिया, ये वाला 9 आया था तो 9 डिवाइडेड बाय 6 वाली साइड मैंने यहाँ पे लिया, 9 डिवाइडेड बाय 6, 3/2 सिंप्लीफाई होके हो गया 3 के टेबल पे। उसके बाद आपने इसके स्केल अप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया इनका रेशो। उसके बाद अब हमारे पास ये सिमिलर फिगर है, हमें इनका वॉल्यूम बताना है। तो अगेन आप इनमें से आपको वॉल्यूम बताना है, एक वॉल्यूम गिवन है दूसरा नहीं गिवन। तो हमने क्या करना है, आप यहाँ से कोई सी भी देखें, ये वाले भी 21 और 7 है, ये भी 21 और 7 है, तो आपने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया। वॉल्यूम V1 हमारे पास गिवन था, V2 नहीं गिवन था, वो हमने फाइंड करना था। तो ये वाला क्या है 21 और यहाँ वाला क्या है 7। अगेन आपने इनमें वैल्यूज़ को पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट तक, तो हमारे पास V2 आ जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फोर्थ वाले में है फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर, मतलब कि ये वाला और इस वाले में रेशो में मतलब इन दोनों की रेशो कितनी है, ठीक है, हमें इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया V1 बाई V2 फाइंड किया, मीन्स के 512 डिवाइडेड बाई 1728। फिर हमने इनको कटिंग करते गए, इनकी सिंप्लीफिकेशन करते गए जहाँ तक हो सकती थी। 4 के टेबल पे जब मैंने इसकी कटिंग करती गई तो ये 8/27 आया, मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती थी, तो इट्स मीन कि ये वाली हमारे पास इसकी रेशो है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास ये वाला गिवन है वर्क प्रॉब्लम 2 स्विमिंग पूल है, उनका जो स्केल फैक्टर है वो 4/5 है। 3 कप ऑफ क्लोरीन इज मिक्सचर फॉर स्मॉल, तो हाउ मैनी इज नीडेड फॉर लार्ज। अगर स्मॉल वाले के लिए हमें 3 कप चाहिए तो बताएं लार्ज वाले के लिए हमें कितने कप चाहिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वॉल्यूम की अगेन बात हो रही है ना कि उसमें वो कितना ऑक्यूपाई कर सकता है, तो हमने पहले वॉल्यूम ही को करना है। V1 बाई V2 उन्होंने हमें स्केल फैक्टर क्या बताया है 4/5, इट्स मीन कि यहाँ पे ये 4/5 के इक्वल करके क्यूब लेंगे। और आप देखें तो यहाँ से उन्होंने हमें V1 का बता दिया, जो V1 है ये देखें यहाँ पे ये छोटा है ना, तो इट्स मीन कि ये L1 की बात हो रही है, छोटा जो है वो L1 है, तो इट्स मीन कि यहाँ वाला जो छोटा है ना वो फिर V1 है, ठीक है। और ये वाला दूसरा है, ये वाला V2 है, तो इट्स मीन कि ये जो बड़े की बात हो रही है ये V2 की बात हो रही है। देखें L1 हमारे पास 4 है, L2 हमारे पास 5 है, V1 हमारे पास स्मॉल के लिए कितने की चाहिए 3, तो यहाँ पे आ गया 3, और ये वाला हमें V2 वाला फाइंड करना है। इन दोनों को डिवाइड करके क्यूब ले लिया और ये वाला V2 एज इट इज़ आ गया। अगेन हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V2 हमारे पास इतने कप्स आ गए। फिर अगेन हमारे पास ये इस तरह से 1:10 में गिवन है, तो हमने उसको 1:10 लिख दिया। अब है मॉडल बस, यहाँ पे देखें 1:10 है, मॉडल बस इज बिल्ड विद अ स्केल ऑफ 1:10। तो ये वाला जो 1 है ना, यह इस मीन के हमारे पास एक इसके लिए है मॉडल बस वाला है, पहला मॉडल बस के लिए है, तो इस मीन के मॉडल बस के लिए यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो 1 है, और मॉडल बस का ही हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 30, तो ये V1 भी 30 हो जाएगा और L1 भी 30 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से V2 हमें फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 7th वाले में देखें तो अगेन आपके पास स्केल फैक्टर 2:3 है, और अब हमारे पास ये किस चीज़ की बात हो रही है, सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो हमने सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगाना है, 2:3 था तो 2:3 पहले हमने लिख दिया। अब हमें इस B वाले का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो B वाला ये हमारे पास कौन सा, ये दूसरा वाला है, मतलब कि जो 3 के साथ वाला यहाँ पे आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले एरिया हमने फाइंड कर लिया, A1 हमारे पास यहाँ पे एरिया कितना था, यहाँ पे ये वाला एरिया की बन था, एरिया की जगह पे ये फाइंड करके एरिया फाइंड किया। फिर हमने वॉल्यूम फाइंड करना था, वॉल्यूम कितना है 280, तो इसकी जगह पे 280 लगा के सॉल्व कर लिया। फिर ये अगेन हमारे पास ये है कि ये वाले दोनों सिमिलर है, हमने इनका स्केल फैक्टर फाइंड करना है 1 to 11। अगेन आपके पास इनकी 2 की वैल्यूज़ गिवन थी, सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो अपने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया। L1 L2 का ही हमने मतलब स्केल फैक्टर जो है ना वो लेंथ का ही होता है जो इस साइड पे होती हैं, तो ये वाले हमें फाइंड करना है। इनमें पाई कट किया, अगेन जो हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे, इस पे हमें क्यूब नहीं चाहिए तो हमने तीनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई किया, तो ये हो गया 2/5 इक्वल्स टू L1/L2, तो वो स्केल फैक्टर क्या हुआ 2:5। कि हमारे पास सॉलिड A और B सिमिलर है। सॉलिड A का अगर वॉल्यूम 32 है, सॉलिड B का 108 है। A की हाइट
10 है तो बी की हाइट बताएं, ठीक है। तो V1 V2 H1 बाई H2। ए वाली हमारे पास, इसकी हमारे पास कितना है सॉलिड 32, एक है ये वाला 32 है और दूसरा वाला हमारे पास कितना है 108, 32 बाई 108 आ गया। फिर पहले की हाइट 10 है तो 10 आ गया, दूसरा वाला हमें फाइंड करना है। अगेन आपने यहाँ पे इनके क्यूब अप्लाई करने हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास एच आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन होके हमारे पास एच क्या आ जाएगा 15। फिर अगेन हमारे पास इसी तरह से गिवन है, आप इसमें देखते जाएंगे हमें क्या गिवन है, एरिया वॉल्यूम जो कुछ गिवन है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करते जाना है और आपके आंसर्स आते जाएंगे। इनको आप डिटेल लेक्चर में देख लीजिएगा वरना ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगेन ये देखें एक्स एंड वाई हमारे पास अगेन सिमिलर सिलेंडर है, एरिया इसका और इसके एरिया की रेशो कितनी है 16:25। तो एरिया का फार्मूला में हमने 16:25 ही लगा दिया। हमें इनकी हाइट बतानी है, हाइट की रेशो बतानी है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए तो हमने अंडर रूट अप्लाई करना है। तो हाइट क्या हो जाएगी H1 बाई H2 4/5, तो वो क्या हो गया 4/5। अगेन आप देखें तो हमें एरिया वाले की रेशो फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास हाइट कितनी आ गई थी 4/5 और हमने यहाँ पे लगा दी, एरिया वाली हमें फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी 16/25। फिर हमें रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम की अब हमें फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम के लिए भी वही फार्मूला है, यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है तो वो हो जाएगा 64 और 125 है। वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वन राइट सर्कुलर इज 8 टाइम द अदर। इफ द रेशियो ऑफ ग्रेटर वाला 12 है तो बताएं स्मॉलर वाले का कितना होगा। तो अगेन ये क्या है 8 टाइम्स ऑफ अदर है, तो इट मीन के वॉल्यूम क्या आएगा, एक का वॉल्यूम 1 है तो दूसरे का कितना है 8 है, 8 टाइम है ना, अगर पहले का 1 है तो दूसरे का 8 है। अब हमें उनको पहले का बताना है, छोटे वाले का बताना है, जबकि लार्जर वाले का कितना है 12। तो ये वाला लार्जर है ना, तो लार्जर का कितना है 12, तो उसकी जगह पे 12 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L16 आ जाएगा। फिर अगेन आपके पास 2 मैसेज हैं, एक है 8 और एक है 27। इफ़ द हाइट ऑफ फर्स्ट इज 2, इस वाले के लिए आपके पास 2 है, ये क्या है हमारे पास V1 है और ये वाला फिर हमारे पास L1 है, ये वाला V2 है और हमें L2 H2 फाइंड करना है। यहाँ पे सिंपल आप उसकी जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। अभी देखें यहाँ पे ये 3 है तो हमने इसको हटाना है, क्यूब रूट अप्लाई कर लें दोनों तरफ, ये 2/3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H2 3 आ गया। फिर अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इफ द एक्सटीरियर एंगल इतना है। अब हमें इसके एक्सटीरियर अब हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है और एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, एक्सटीरियर एंगल आपके पास जो हमेशा होता है ना वो 360 ही होता है और इन्होंने आपको कितना बताया 45 बताया, हमेशा 360 होता है, इन्होंने आपको 45 बताया तो 360 डिवाइडेड बाई 45 कर लेंगे। अगेन आपके पास जो मेजर होते हैं वो अगेन आपके पास 360 होते हैं, इन्होंने आपको कितने के लिए बताया 60 के लिए बताया, तो अगेन आपने 360 डिवाइडेड बाई 60, 360 डिवाइडेड बाई 120 और 360 डिवाइडेड बाई 40, तो हमारे पास 9 साइड्स आ गई हैं। उसके बाद है ड्रा रेगुलर पेंटागन हुज एक्सटीरियर एंगल आर PQR एंड इंटीरियर इज K। तो हमने इस तरह से पेंटागन बनाई, पेंटागन कितनी होती है 5 साइड वाला हमने इस तरह से बनाया, अंदर वाले उसके सारे एंगल आपने K बनाए और बाहर वाले क्या बनाया PQRST, मतलब एक PQRSNT ऐसा बना दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमें अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है थीटा इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई 180/n। अब हमारे पास n क्या होता है कि कौन सा है नंबर ऑफ साइड, ये कितने है पेंटागन है, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5, तो n की जगह पे हमने 5 को पुट कर लेना है, यहाँ पे भी 5 को पुट करें, यहाँ पे भी 5 को पुट करें, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास इंटीरियर एंगल कितना आ गया 108 डिग्री आ गया। और एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई n। तो 360 डिवाइडेड बाई n क्या होता है नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, तो इट्स मीन के ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला ये है और एक्सटीरियर का वो है जो पीछे था, तो इनके फार्मूला को भी अच्छे से देखना है। अगेन उन्होंने क्या बोला, इफ द इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, इट्स मीन कि अगर एक्सटीरियर एंगल x है तो इंटीरियर एंगल उसका कितना है 5 टाइम्स है, तो वो 5x हो जाएगा। अब उन्होंने नंबर ऑफ साइड पूछा है तो देखें एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है 180 के इक्वल होता है। तो पहले हमने यहाँ से x फाइंड करना है ना कि उसके एंगल है कितना, फिर हम वहाँ से फाइंड करेंगे जैसे आपके पास क्वेश्चन 1 था कि उसमें आपके पास एंगल गिवन होता था और पेंटागन का हमें पता है कि 360 होता है, तो हम 360 को गिवन एंगल से डिवाइड कर लेते थे। लेकिन अब ये हमारे पास एंगल नहीं है तो पहले हम एंगल ही फाइंड करेंगे इस तरह से कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को ऐड करें तो वो 180 के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है x, इंटीरियर है 5x, दोनों को ऐड करेंगे तो 6x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 30 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पेंटागन है वो उसका कितना एंगल होता है 360 होता है, तो 360 डिवाइडेड बाई 30 किया तो मीन कि हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। अब हमें फाइंड करना है मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारे पास 60 डिग्री होता है और अब आपके पास हमें उसका मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम के लिए आपने क्या फार्मूला यूज़ करना है n-2 टाइम्स 180/n। तो इट्स मीन कि जो मैक्सिमम है वो हमेशा 180 से लेस ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है ना, लेस डिवाइडेड बाई 2, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो इट्स मीन कि वो हमेशा उससे लेस ही होगा जो इंटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा।
उसके बाद अगर हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की बात करनी है तो वो क्या होता है 360/n होता है। और जो सबसे आपके पास छोटा जो सबसे छोटी होती है वो आपके पास ये वाली शेप होती है ना, तो इसका हम मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें कितनी साइड्स हैं 3, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास आ जाएगा कितना 120। और अगर इसी तरह से आप यहाँ पे फाइंड करना चाहें तो अगेन हमने इंटीरियर एंगल के लिए देखना है ना, तो यहाँ पे भी आपने 3 को पुट करना है। 3 - 2 1 1 मल्टीप्लाई 180/3 करेंगे तो अगेन 60 आता है। इट्स मीन कि हमारे पास ये 60 बनेगा। फिर हमारे पास आपको एक्सटीरियर एंगल बताने हैं इनके। अब आपके पास कितनी साइड्स है 5 है, तो अगेन वही वाला फार्मूला आपके पास आ जाएगा। 360/5 करेंगे तो 72, 360/9 करेंगे तो आपने इसमें ये ध्यान देना है कि एक्सटीरियर वाला है तो एक्सटीरियर का एंगल ये होता है। हमारे पास है द रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंड एंटीरियर इज़ 1:2। हमें फाइंड करना है कि एक्सटीरियर कितना है, ठीक है। तो आप पहले इसमें लेट कर लें कि ये देखें 1:2 है ना, इट्स मीन कि अगर एक्सटीरियर x है तो इंटीरियर कितना है 2x है, तो वो पहले हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमें पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर को ऐड करें तो 160 होता है। इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, इंटीरियर कितना है 2x, एक्सटीरियर है x, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास x कितना आ गया 60 आ गया। तो इट्स मीन कि जो इंटीरियर एंगल है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो इंटीरियर एंगल हमने यहाँ पे क्या देखा था कि इंटीरियर को हमने क्या देखा था 2x देखा था, तो जो x आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स बतानी है तो हमारे पास एंगल कितना है यहाँ पे 60 है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है 360/n। अब हमें ये n बताना है, यहाँ पे ये वाला n बताना है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास यहाँ पे कितना आया था 60, यहाँ पे लिखें 60/n, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 60n इक्वल्स टू 360, n हमारे पास 6 आ जाएगा। इट्स मीन के साइड 6 आई है। उसके बाद है इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पेंटागन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज़ 90। अब उन्होंने बोला कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास कोई ऐसी पेंटागन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल 90 है, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है 360/n। अगर एक्सटीरियर एंगल आपके पास 50 हो जाएगा तो हम यहाँ पे अगर n फाइंड करेंगे तो n क्या होता है 7.2 आ जाता है। तो ऐसा तो हमारे पास कोई भी ऐसी पेंटागन नहीं है जिसकी साइड 7.2 हो, सबकी होल नंबर होता है, मतलब 1 है 2 है 3 है 4 है, होल नंबर में हमेशा होता है, डेसिमल में साइड नहीं आ सकती। तो इट्स मीन कि 50 एक्सटीरियर एंगल नहीं पॉसिबल, वो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। फिर उन्होंने बोला है नेम द पेंटागन हु सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर, वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर में जितने अंदर वाले हैं सम ऑफ एक्सटीरियर इक्वल्स टू सम ऑफ एंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। फिर है जी नेक्स्ट द सम ऑफ आर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम दैट ऑफ इट्स एक्सटीरियर। इंटीरियर इज 4 टाइम ऑफ एक्सटीरियर, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन, मतलब हमने इसके साइड्स बतानी है। तो आपने पहले इन दोनों की फार्मूला लिख दिया, इंटीरियर का फार्मूला एक्सटीरियर का फार्मूला। इसको आप थोड़े से सिंप्लीफिकेशन की है हमने। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें बेसिकली n बताना है, ठीक है। n क्या आ गया 10 आ गया, तो इट्स मीन कि ये क्या है डेकागॉन। उसके बाद अगेन आपने इसी तरह से देखना है कि एक्सटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर इज 12 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अब देखें हमारे पास अगेन फार्मूला, आप देखें एक्सटीरियर और इंटीरियर की ही बात हो रही है ना, तो वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू n टाइम 80 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास हमेशा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है, हमें इंटीरियर एंगल नहीं पता, ठीक है। तो ये वाला इसी तरह से रहने दे, सिर्फ फार्मूला में भी n भी नहीं पता और ये वाली चीज़ भी नहीं पता, लेकिन हमें एक्सटीरियर एंगल पता है। तो एक्सटीरियर एंगल के इस फार्मूला से हम यहाँ से n फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास कितने नंबर्स कितनी साइड्स हैं इस पेंटागन की। तो पहले हमने यहाँ से n फाइंड कर लिया एक्सटीरियर के फार्मूला से, तो n हमारे पास 30 आ गया, वो वाला 30 हमने यहाँ पे पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 360 को यहाँ से माइनस किया, तो इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 5040। अगेन हमें इसी तरह से प्रूव करना है कि ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स कोरिस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है इक्वल्स टू 180। तो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर हमारे पास हमेशा 180 के ही इक्वल आता है, क्योंकि एंगल हैं वो भी ऐड होकर 180 बनाते हैं, और जो पॉलीगॉन का इंटीरियर और एक्सटीरियर है वो भी हमारे पास 180 ही बनाते हैं। तो इट्स मीन के ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल ही बनेगा। एंड द नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पेंटागन हुज मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 72। अगेन देखें तो हमें साइड्स बतानी है, मीन्स कि हमें n बताना है। आपके पास ये कितना है 72, यहाँ से n आ जाएगा 5। अब ये देखें तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है ये और ये, ठीक है। ये हमारे पास उन्होंने एक्सटीरियर एंगल बताया। अब हमें बताने है, मतलब हमें यहाँ पे ये जो y की वैल्यू है ना, हमें ये बताना है कि एक्चुअल में है क्या चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना पॉलीगॉन का, वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये कुछ बातें हैं कुछ क्वेश्चंस में जो आपको याद ही रखनी है, मतलब ये आपके पास वहाँ से हिंट्स में नहीं आएंगी, आपको ये याद रखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो सम होता है ना एक्सटीरियर एंगल का, वो हमेशा 360 के इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो इन सब एंगल्स को हमने इक्वल करके 360 के इक्वल कर लिया। यहाँ से आप इनको थोड़ा सा सॉल्व करें, जो डिग्री है उसको डिग्री के साथ सॉल्व करें, जो वाई है उनको वहाँ से सॉल्व करें, तो वाई हमारे पास क्या आ गया 23 आ गया। अब हर एक में पुट करते जाएँ। इसमें 23
प्लस 5 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 28। अगले में 23 प्लस ऐड करेंगे तो 49, इसमें 5 को पुट करें तो 71, इसमें पुट करें तो 93, इसमें पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा। फिर 14 है हमारे पास, अ कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज़ 14 डायगोनल, फाइंड द साइड। अगेन अब आपके पास नया फार्मूला आ गया जो डायगोनल से रिलेटेड है, वो है नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं 14 और फार्मूला हमारे पास ये, हमें फाइंड n ही करना है ना, तो n को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करें, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये ऐसा क्वाड्रेटिक टाइप बन गया है। फिर हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर आ गए हैं, हमने उनको दोनों को इक्वल टू 0 किया, तो अब हमारे पास ये 2 आ गए। आप देखें जो साइड होती है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो नेगेटिव को इग्नोर कर देना है और n इक्वल्स तो हमने 7 लेट कर 7 हमने कंसीडर कर लेना है। उसके बाद है फाइंड द सम ऑफ आर इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है n टाइम्स 180। अब देखें तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हमें पता है सम कितना होता है 360, इंटीरियर का हमें फाइंड करना है, साइड्स कितनी है 13, तो 13 टाइम्स 180 हो जाएगा। ये क्या तो 2340 आ गया, सिर्फ हमें ये वाला फाइंड करना था। 360 को यहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। हमने यही वाला फार्मूला लगाया, इसमें हमें ये साइड्स बतानी है, n बताना है, और हमारे पास ये भी गिवन है और ये हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं, यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो n हमारे पास कितना आ जाएगा 18। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 9 है, इसमें हमारे पास है अ लॉन इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके सब साइड सेम होती है। हमें पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर के लिए आपने हमेशा जो भी फिगर है उसके सब साइड्स को ऐड कर लेना होता है, तो ये वाली ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। उसके बाद उन्होंने बताया कि 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है 220, तो हमें बताएं कि 15 जितना ये आया इसके लिए कितनी कॉस्ट होगी। ठीक है, बाउंड्री वॉल पे लगाना है, मीन्स कि बाहर बाहर लगाना है इसी पेरीमीटर पे। तो अगर ए के लिए 220 है तो बताएं 15 के लिए कितना होगा, तो आपने क्या करना है 220 मल्टीप्लाई 15 कर लेने तो वो आ जाएगा 3300। फिर आपके पास ये नेक्स्ट वाला गिवन है, इसमें इस तरह से आपके पास फिगर गिवन है। यहाँ से देखें आपके पास पैरेललोग्राम में उन्होंने क्या क्या साइड्स किस तरह से बताई है। इस तरह से पहले आप फिगर बना लें, जब फिगर बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, लेकिन ये देखें ये स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर है ना, मतलब मीटर स्क्वायर है। इट्स मीन कि यहाँ पे हमने एरिया पहले फाइंड करना है, फिर वहाँ से कॉस्ट फाइंड करनी है। यहाँ पे पर मीटर था, तो इट्स मीन कि ये पेरीमीटर की बात हो रही थी, तो हमने पेरीमीटर से कॉस्ट फाइंड किया। तो यहाँ से हमने पहले यहाँ से इसका एरिया ऑफ पैरेलल तो क्या होता है लेंथ टाइम ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो इतना आ गया। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹10 है तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, उसके लिए आपने 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमने आपको एक फिगर बताई है जिसका हमें पेरीमीटर भी बताना है और एरिया भी बताना है। इस तरह से गिवन है, ठीक है। हमने इसके पेरीमीटर क्या होता है, ये बाहर वाली सारी साइड्स होती हैं, ठीक है। आप ये देखिए एक साइड 6 है ना, अगर एक साइड 6 है तो उसमें ये सारी साइड सेम होती हैं, तो आपने इन सबको ऐड कर लेना है 6 तो वो हमारे पास हो जाएगा 30। अब हमने जो इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 P टाइम्स A, 1/2 पैरामीटर टाइम्स A, ठीक है। ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है। ये देखें यहाँ पे ये वाला हमारे पास गिवन नहीं है, ये वाला A हमारे पास नहीं है गिवन, तो अब ये वाला A एज इट इज आ जाएगा। पैरामीटर तो 30 है, लेकिन अब हमें ये वाला A भी फाइंड करना है, तो ये वाला A हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम ये कैसे अप्लाई करते हैं। अब आपके पास देखें ट्राइंगल कैसी है, इस तरह की बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे A है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। अब हमने ये फार्मूला लगाया, अब आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। जहाँ से ऊपर जा रही होती है ये वाली लाइन, वो वाली आपके पास बेस होती है। जहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे टर्न होती है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे टर्न हो रही है ना, तो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेनस है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगा दें। 5 इक्वल्स टू बेस क्या है A, परपेंडिकुलर क्या है 3। इनकी वैल्यूज को लगाएं, यहाँ पे सॉल्व करें तो A हमारे पास 4 आ गया। अब ये यहाँ पे 4 आ गया ना, वो यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 60। फिर अगेन हमारे पास एक इस तरह से रेगुलर हेक्सागोन की तरह से, और उसकी जो एक साइड है वो 10 है। हेक्सागोन कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, तो हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। पर मीटर की बात हो रही है, इस मीन के पहले पेरीमीटर फाइंड करना है और उससे हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर हमें एरिया ऑफ प्लॉट चाहिए, तो एरिया ऑफ हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन का एरिया ये वाला आपको आना चाहिए 3√3/2 S टाइम S, 3√3/2 S टाइम S। हमें कॉस्ट फाइंड करनी है मीटर स्क्वायर में, तो देखें मीटर स्क्वायर इट्स मीन के अब हमने एरिया वाला यूज़ करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतने रुपीज़ आ जाए। हमें क्या करना है, इसमें आपके पास इसका पेरीमीटर
मीटर आपको रूम का गिवन है, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है पर मीटर स्क्वायर है, ये पर मीटर स्क्वायर हमें इसका फाइंड करना है, ठीक है। पहले मीटर गिवन है तो पहले हम यहाँ से लेंथ फाइंड कर लेंगे। ये देखिए पर मीटर स्क्वायर है ना, इट्स मीन के एरिया की बात हो रही है, लेकिन हमें पहले पेरीमीटर गिवन है तो पहले पेरीमीटर से हम लेंथ फाइंड करेंगे, फिर उस लेंथ से हम एरिया की तरह लेंथ आ गई 12, लेंथ आ गई 12 तो एरिया क्या होता है 12 मल्टीप्लाई 12, तो एरिया हमारे पास इतना आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे यूनिट का थोड़ा सा मसला आ रहा है क्योंकि ये आपके पास फीट में गिवन है और यहाँ पे उन्होंने आपको स्क्वायर मीटर में दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें से आपने फिर इसका ध्यान रखना है कि ये फिर स्क्वायर मीटर में नहीं होगा, ये भी फिर फीट में ही होगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे एरिया कितना आ गया 144, इट मीन कि अगर आपके पास एक के लिए कितना है 350 है तो 144 के लिए कितना होगा, तो 144 को आपने 350 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें हमने कन्वर्ट कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इसमें मिस्टेक है, ये आपके पास फीट इसके में यूनिट की बना है, ठीक है। ट्राई किया तो हमारे पास आ जाएगा 50,400। उसके बाद अब हमने इनर वॉल के लिए फाइंड करना है, तो आपके पास क्या है रूम इज स्क्वायर विद द लेंथ ऑफ 12 फीट, ठीक है। इस तरह से आपके पास है रूम 12 फीट उसकी लेंथ है, कितनी हाई है 10 फीट हाई है, ठीक है। तो इसमें एरिया हमें इनर एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10, 12 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 120। फिर हमें पेंटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है पर फीट स्क्वायर, तो अगेन उसी तरह से हो जाएगा आपके पास कि अगर इनर एरिया कितना है 120, एरिया ऑफ ईच वॉल हमारे पास कितना है यहाँ पे 120 आया, और एक रूम में कितनी वॉल होती हैं 4 होती हैं, तो 120 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया, ठीक है। 480 आ गया, तब हमारे पास उन्होंने एक के लिए कितनी कॉस्ट बताई है 100, तो हमारे पास एक फीट स्क्वायर के लिए कितनी है 100 है, तो 480 फीट स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई 480, तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये वाला है जिसमें आपके पास इस तरह से गिवन है हेक्सागोन, और अब आपको पेरीमीटर इसका फाइंड करना है। फुट जो है वो लॉन्ग है, इट्स मीन के इनकी लेंथ कितनी है 1 है, तो जो सारी आउटर है ना आपने उन सबको 1 1 1 करके ऐड कर लेना, 1 1 1 इन सबको आपने 1 1 1 करके ऐड करना है, तो ये टोटल कितनी साइज है 14 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 14 फीट स्क्वायर। नेक्स्ट है 9.7, तो इसमें हमने इस तरह से बनाना है कि आपके पास उन्होंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसमें देखिए उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसा करना है, लोकस ऑफ पॉइंट वो क्या होता है कि मतलब एक जो पॉइंट है ना उसका पूरा पाथ हमें बताना है कि वो कहाँ जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसका राइट बाई सेक्टर बनाना था, ए बी जो है ना इसका हमने राइट बाई सेक्टर बनाना था। तो आपने क्या किया, जितना ये हाफ है ना इतना आपने कंपास खोल के पहले एक ऊपर आर्क लगाई, फिर नीचे आर्क लगाई, फिर ए पे रख के एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई, और आपने उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ओ से बन गया था। उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना था, हमने ए बी के अबव भी कुछ बनाना था, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया कि जितना आपके पास ये कंपास था ना, जितना ये लाइन थी उतना ही आपने कंपास खोल के ऊपर इसमें से सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से ये फिगर बन गई है। फिर जो कुछ आपने किया वाले सारे स्टेप आपने यहाँ पे लिखते जाने हैं, ठीक है। कि आपने इतने सेंटीमीटर की लाइन की, उसके बाद आपने राइट बाई सेक्टर किया, फिर आपने उस आर्क को कनेक्ट किया, यहाँ पे जो नेम था उसको आपने ओ का नाम दे दिया, सेमी सर्कल बना, और जो ये वाला जो अब आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट है, मतलब अब आप कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अब यहाँ पे हमेशा ओ से इक्वी डिस्टेंस पे ही होगा, लेकिन ये वाला अबव देन ए बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस, टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मीन के हमें इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है, वो वाला जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला होता है ना, उस तरह से। फिर हमें एक पॉइंट ए और बी पॉइंट लेना है, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे और बी पॉइंट हमें लेना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर के रख के यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, अगेन 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के आपने पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला है ड्रॉ लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस एंड हाउ मेनी सच लोकी कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। अभी हमारे पास इस तरह से यहाँ पे बन गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने लोकस बना देना, मतलब कि अब आपने क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना ए, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लें, और यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट बना दें जिसको आप पी का नाम दे दें, ठीक है। अब देखिए पूरा पाथ है ना, ये वाला इसका लोकस है, मतलब ये पॉइंट यहाँ जा सकता है। अब ये पॉइंट जहाँ पे जाएगा ना, ये हर एक जगह पे अपने इस पॉइंट से ना ये सेम ही डिस्टेंस पे रहेगा इसका, ठीक है। उन्होंने हमें ये बोला है ना कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए ओरिजिन से ही। और फिर अगेन आपने वही वाले सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए वही वाले स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे पॉइंट लिखते जाने हैं। फिर इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने इसके कितने लिखने हैं, इस तरह के कितने ड्रॉ हो सकते हैं, 2 सच कैन बी ड्रॉन ऑन लोकस। क्योंकि देखिए अब एक यहाँ से जा रहा है ना, तो एक हम फिर यहाँ नीचे वाली साइड से अगर लेके जाना चाहें तो फिर हम दूसरा एक नीचे वाली साइड से लेके जा सकते हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या हो जाएगा, जो सेमी सर्कल देखिए जो ऐसा हमारा पूरा सर्कल होता है एक, ठीक है। फिर एक सेमी सर्कल होता है और अब ये हाफ सर्कल बना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्वाड्रा सर्कल, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं या क्वार्टर सर्कल इसका नाम भी हो सकता है। उसके बाद फिर थर्ड वाले में भी आपने यही वाले स्टेप
करने हैं। पहले आपने एक लाइन L ड्रॉ कर ली, उसके बाद फिर आपने उससे ऊपर एक पॉइंट T लेना है, कितने डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आपने सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर ली L, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इससे ऊपर अबव देन L आपको एक पॉइंट T लेना है, इसका भी लोकस ड्रॉ करना है मतलब, और ये कितना क्या होना चाहिए, पैरेलल टू L होना चाहिए। तो ये पैरेलल टू L क्या होती है, वो वाली लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हमने इसको इसी तरह से यहाँ पे इसको पूरी लाइन बना देनी है, ये इसका लोकस हो गया। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस पूरी लाइन पे ट्रैवल कर सकता है, ये वाला इस पूरी लाइन का पाथ है। तो ये वाला एक लोकस बन गया। फिर उन्होंने क्या बोला कि अब इसको आपने एक और पॉइंट लेना है L से नीचे, बिलो देन L, वो कितना लेना है, 3.2 सेंटीमीटर। तो L से 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे एक और पॉइंट Q लें, वो भी इससे पैरेलल होना चाहिए, और उसका भी हमने लोकस ड्रॉ कर लिया, उसकी भी पूरी हमने पैरेलल लाइन में एक लाइन ड्रॉ कर ली, उतना हो गया। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप बताएं इन दोनों, मतलब एक हमारे पास T था ना और एक Q था, इन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा। तो देखिए अगर आप दोबारा से मेजर करना चाहते हैं स्केल से तो मेजर कर लें, वरना ये वाला हमने 3 सेंटीमीटर रखा था और फिर इससे नीचे 3.2 सेंटीमीटर हमने Q पॉइंट लिया था। तो दोनों को ऐड किया तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 6.2। इट्स मीन कि इनके दरमियान में 6.2 है। और फिर जो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है वो बिल्कुल सेम ये ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, टेक अ पॉइंट T L ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर पैरेलल टू L, और अगेन यही वाले पॉइंट्स हमने सारे लिखने हैं, ठीक। फोर्थ वाला है, इसमें हमारे पास उन्होंने बोला है डायग्राम शोज अ सर्कल विद अ सेंटर P, X एंड Y आर द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सबसे पहले हमने ये वाला जो छोटा सर्कल है ना, ये वाला हमने बना लेना, ठीक है। छोटा सर्कल पहले हमने बना लिया। उन्होंने क्या बोला, उसका सेंटर क्या है P, तो उसके सेंटर में आपने बिल्कुल P बना देना है। फिर X एंड Y आर 2 पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये वाला जो आउटर होता है ना सारा एरिया, ये वाला सर्कमफेरेंस होता है। तो हमने इस सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले लिए हैं X एंड Y, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे X ले लें और एक पॉइंट यहाँ पे Y ले लें। ड्रॉ लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम XY थ्रू P। थ्रू P है मीन्स के P के अंदर से वो जाना चाहिए, P में से जाना चाहिए। तो इस मीन के वो वाला जो पॉइंट हमने यहाँ पे जो P वाली लाइन है ना, इसको P को आपने इस तरह से लाइन बनाना है और उसी लाइन के ऊपर से आप यहाँ पे एक पॉइंट बना दें, ये वाला, ठीक है। तो अब ये देखिए ये वाला आपके पास इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा और ये P थ्रू P जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉ अनदर पॉइंट जी आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो ये वाला पूरा सर्कल था ना, फिर हमने यहाँ पे एक और इस ये वाली जो लाइन थी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पे हमने एक जी वाला सर्कल ले लिया। फिर उन्होंने जी पॉइंट ले लिया पहले सिंपल, ठीक है। तो ये कैसा बना था, इस तरह से सर्कल था और फिर यहाँ पे बाहर एक और मैंने ले लिया। ये वाला आपके पास P था, ये वाला यहाँ पे X था, यहाँ पे Y था। अब उन्होंने बोला कि ये वाला जो हमने लिया ना, अब इसको अगेन हमने एक सर्कल बना लेना है, ये वाला जी है। अब उन्होंने बोला कि अगेन इस जी के अराउंड एक सर्कल बनाना है ताकि ये वाला जो है ना, ये वाला रेडियस हो जाए। सर्कल रेडियस क्या होता है, हाफ। इट्स मीन कि हमने अब यहाँ से सर्कल बनाना शुरू करना है। तो यहाँ से आपने एक और सर्कल बनाया। तो अब देखिए ये वाला जो सर्कल नया बना है, ये PG उसका रेडियस आ गया ना। तो ये हमारे पास इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हो गई। और अब ये दोनों क्या है, सेकेंड सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। ये वाला जो सेकेंड सर्कल है ये इसके बिल्कुल सेंटर में से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका रिलेशन ये, इस वाले में उन्होंने हमें बोला था कि हमें एक A और B लाइन ड्रॉ करनी है और फिर P और Q पॉइंट ड्रॉ करना है, नॉट ऑन AB बट को प्लानर। मतलब कि हमने पहले A और B लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद हमने P और Q पॉइंट 2 ले लिए, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं होने चाहिए, लेकिन इसी के मतलब उसी तरह से एक स्ट्रेट उसी तरह से लाइन में ही होने चाहिए, लेकिन इसके मतलब यहाँ नहीं, हमने P और Q यहाँ पे नहीं लेना, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर हमने इस तरह से करके बना लिया। ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम P टू Q। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। उसके बाद फिर ये वाला हमने इसका लोकस ड्रा कर लिया, मतलब ये वाला ये जो ट्रैवल करेगा, ये जो इनका पाथ है वो वाला हमने इस तरह से ड्रा कर लिया। तो ये लोकस हो गया इनका। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लोकस। तो ये वाला हमारे पास क्या एक लाइन है, तो उसको हम क्या नाम बोलते हैं, लाइन सेगमेंट का बोलते हैं। इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस PQ इफ एक्सटेंडेड विच लाइज ऑन लाइन AB। उन्होंने बोला है कि क्या अगर ये वाला जो लोकस है इसको हम एक्सटेंड करते जाए, मतलब इस तरह से ये लाइन यूँ एक्सटेंड होती जाए, तो क्या कोई पॉइंट ऐसा आएगा कि ये AB उसके साथ इंटरसेक्ट करे। तो देखिए अगर वो इस तरह से एक्सटेंड उसको पीछे की तरफ करें, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो सकते हैं, तो हम कहेंगे यस। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हम ऐसा क्या करें कि ये वाले जो है ना कि ये कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, मतलब ऐसा हम क्या करें कि ये वाले जो पॉइंट है ना ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाके इस AB वाली लाइन के ऊपर ना आए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम P और Q को बिल्कुल पैरेलल, अभी हमने ये थोड़ी सी इस तरह से टिल्ट बनाई है ना, तो हम इसको अगर पूरा इस तरह से सिर्फ पैरेलल बना दें तो तब कभी भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हर जो P और Q है उसका हर पॉइंट A और B पे ही मौजूद हो, कि P और जो Q है ना वो A और B पे ही मौजूद हो हर पॉइंट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम P और Q को इसी जगह पे ले लें, वहाँ पे लोकस बना लें इसी लाइन के ऊपर, तो इसी तरह से जो P और Q के लोकस में जो पॉइंट आएंगे वो वही पॉइंट होंगे जो A और B के ऊपर में पॉइंट बन रहे होंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करनी है PQR ऑफ सुटेबल मेजरमेंट, ठीक है। तो हमने वो इस तरह से पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर ली। उसके लिए अपनी ट्रायंगल क्या होती है जिसकी सब साइड्स सेम होती हैं।
पहले स्केल से ले लिया, आई थिंक ये मैंने 5 का लिया, ठीक है। आपने पहले 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, उसको अपने P और Q का नाम देने। उसके बाद अब अगेन आपने 5 सेंटीमीटर ही अपने कंपास को ओपन करना है और यहाँ पे रख के आर्क लगानी है। अगेन 5 सेंटीमीटर ओपन करना है और आर्क लगानी है। जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ से आपने इनको मिला देना है, तो आपके पास इक्विलेटर तैयार हो जाएगी। अब हमें राइट बाइसेक्टर बनाना है एनी टू साइड। बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, एक बार आप देखें जैसे यहाँ पे है, ठीक है। आपने जितना यहाँ से हाफ है ना, इतना हाफ आपने एंगल को खोलना है और एक अपने कंपास को खोलना है और एक आर्क आपने अंदर लगानी है, एक आर्क आपने बाहर लगानी है P पे रख के, ठीक है। P पे रख के एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, फिर Q पे रखें उतना ही खुला हुआ और फिर एक आर्क यहाँ पे लगा दी और एक आर्क यहाँ पे लगा दें, ठीक है। मतलब आपने हर एक पॉइंट पे रखे ना दो आर्क लगानी है, एक बाहर एक अंदर। इस तरह यहाँ पे भी एक बाहर एक अंदर, फिर Q पे रख के यहाँ पे आर्क लगाएं और फिर इस तरह से यहाँ पे Q पे रख के यहाँ पे आर्क लगाएं। तो हमारे पास ये इस तरह से सेट बन जाएगा। एक आर्क यहाँ हो जाएगी, एक अंदर हो जाएगी P के साथ की, फिर Q की भी एक अंदर, आर्क की भी एक अंदर हो जाएगी और एक बाहर हो जाएगी। फिर हमने इनको इस तरह से इस लाइन को भी ज्वाइन कर लिया, इस तरह से इस लाइन को भी ज्वाइन कर लिया। दो लाइंस ज्वाइन हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर हो गए हैं साइड्स के। अब उन्होंने बोला है कि हमें वर्टेक्स के भी बनाने हैं, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना दोनों ने, उसको हमने बी का नाम दे दिया। अब हमने वर्टेक्स के भी बनाने हैं। वर्टेक्स के कैसे बनाते हैं कि पहले आपने यहाँ पे थोड़ा सा खुद एंगल ऐसे आगे छोटा सा बनाना होता है। अब आपने यहाँ पे रखना है, एक आर्क लगाई, मतलब छोटा ही रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई, यहाँ पे रख के दूसरी आर्क लगाई, बिल्कुल उसी तरह से। फिर यहाँ का बनाना है तो यहाँ पे रख के एक आर्क, यहाँ पे रख के दूसरी आर्क, और फिर जो इस पॉइंट में से उसको गुजारना है, ये वाले दो जहाँ पे आके मिलेंगे उस पॉइंट को हमने बी कह दिया। तो ए और बी जो है वो कोइंसाइड होंगे, मतलब कि वो एक ही पॉइंट पे दोनों हैं। फिर 7th वाला है, इसमें हमारे पास इस तरह से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। उन्होंने हमें ये बोला था कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए है ना, ये राइट बाइसेक्टर है बी सी का। ये वाला जो ए राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी है। इसके लिए हमने क्या किया, राइट बाइसेक्टर के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। हमने इस ए वाले पे पहले राइट बाइसेक्टर बनाया है। पहले हमने ए पे रखा और इस तरह से थोड़ा सा आर्क सी बनाई, फिर अगेन इस कॉर्नर पे रख के एक आर्क लगाई, फिर एक इस कॉर्नर पे रख के एक और आर्क लगाई और यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ले गए। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप इसको डी से भी करिएगा। 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो इट्स मीन कि जब वो 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये आपके पास क्या है, राइट बाइसेक्टर ही है। उसके बाद जो आपने पॉइंट किए हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट ये वाला है, इसमें आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमने ड्रॉ करने थे और उसके बाद हमने उसको इक्वी डिस्टेंस करना था 3 पॉइंट में। ये भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पीछे वाला था। ए बी और सी पहले हमने बना लिए, ठीक है। उसके बाद आपने बी पे अंदर भी लगानी है एक आर्क, बाहर भी लगानी है, सी पे रख के अंदर भी लगानी है, बाहर भी लगानी है। और अगेन मतलब इस तरह से आपने यहाँ पे भी 2 आर्क कंप्लीट हो जाएंगी बी की वजह से, बी की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर अगेन यहाँ पे भी कंप्लीट होके और यहाँ पे भी, फिर अगेन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इस तरह से आपके 3 सेट बनेंगे और वो तीनों सेट ना इस तरह से एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जैसे ये है, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों आपने लाइन से ज्वाइन किया तो वो कुछ इस तरह से होगा। फिर जब ये तीनों कोप्लानर थे और उस तरह से हमने इनको ज्वाइन कर लिया, तो अब उन्होंने ये पूछा कि यहाँ से कितने पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे को कट करेंगे। तो ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट एग्जिस्ट है। 9 वाले में उन्होंने बोला कि हमें पहले ए बी लाइन ए बी एंड सी डी लाइन ड्रॉ करनी है 60 डिग्री के एंगल पे। तो पहले आप सिंपल एक ए बी लाइन इस तरह से थोड़ी सी देखें इंक्लाइंड, उन्होंने बोली है ना, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी बनाएं। फिर इस लाइन पे एंगल फाइंड करें कि 60 डिग्री कहाँ बन है। तो इस वाले लाइन पे जब मैंने यहाँ पे यूँ ऐसा पूरा डी रखा ना, तो मैंने 60 डिग्री यहाँ पे आया था। तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट बना दिया। तो अब आपने इसको एक्सटेंड करके एक और लाइन बना देनी है, उसको सी डी का नाम दे दे। जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट किया है उस वाले पॉइंट को आप यहाँ पे ओ का नाम दे दे। अब उन्होंने बोला है कि ड्रॉ लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब हमें यहाँ पे वो वाला लोकस ऑफ द पॉइंट बनाना है जो उससे इक्वी डिस्टेंस हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये देखें, यहाँ एक लाइन अब आप ये वाली जा रही है और एक लाइन ये वाली जा रही है। तो अब हमने ना ये वाले जो है यहाँ पे हमने इनके बनाने हैं एंगल्स। पहले यहाँ पे रख के इस तरह वाला छोटा सा एंगल बनाएं, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाएं। उसी तरह से यहाँ पे रख के आर्क लगाएं, यहाँ पे रख के आर्क लगाएं और ये वाला हमारे पास लोकस ऑफ द पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें, ये हर जगह पे ना यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस आता जाएगा और यहाँ पे नीचे भी इसका इक्वल डिस्टेंस आता जाएगा। उसके बाद फिर अब हमें इसका क्या बताना था, हमें यहाँ पे अगेन बताना है लोकस ऑफ पॉइंट का और एंगल बाइसेक्टर का। अब लोकस ऑफ पॉइंट तो ये वाला हो गया ना, अब हमें अगेन एंगल बाइसेक्टर भी बनाना था। उसके लिए अब हमने ऊपर वाली साइड उसी तरह से करना है कि ऊपर वाली साइड आपने पहले इस तरह से थोड़ी सी आर्क लगाई और यहाँ लगाई, फिर एक कॉर्नर पे रख के, फिर दूसरे कॉर्नर पे रख के, फिर नीचे एक कॉर्नर पे रख के, फिर दूसरे नीचे कॉर्नर पे रख के, और इस दोनों को आपने ज्वाइन कर लिया। तो ये वाला वो लोकस वाला था और ये वाला दूसरा था। अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा।